जैसे बहुत सारे ऐसे अल्फाज भी हैं जिनका अलग अलग से तासुर होता है। जैसे अगर मैं बात करूं अच्छा की, जब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, आप मेरे साथ बात करें तो मैं बोल रही हूँ जी अच्छा, अच्छी बात है, अच्छा अच्छा। जब आप मुझे नखरे दिखाएंगे तो मैं बोलूंगी अच्छा, देखिए अच्छा तो अच्छा ही है। ये मतलब डिलीवर करना, एक लफ्ज को कैसे आप डिलीवर करेंगे। नमस्कार, मैं अशोक कुमार। आप देख रहे हैं टेक्नोशाला। डिजिटल टीचर की कहानी के 36वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे मेहमान हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से रूही सुल्ताना मैम। तो सबसे पहले मैम, टेक्नोशाला की पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। आप हमें बताइए कि आपने रेडियो के चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर शिक्षक बनने का सफर किस तरीके से तय किया। एक्चुअली मुझे बहुत शौक था। जब हम घर में हुआ करते थे, हम छोटे छोटे बच्चों को जमा किया करते थे, फिर उनके सामने जिससे हम सब्जी परोसते हैं ना, वो ही उनके सामने रखा करते थे। हेलो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप क्या सुनाने जा रही हैं। छोटी छोटी ऐसी बच्चों से कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी ने मुझे कहा कि आप रेडियो जाएं। वो एक बचपन था। फिर रेडियो में बच्चों के प्रोग्राम, उन मतलब बच्चों के प्रोग्राम में एज पार्टिसिपेंट एक चाइल्ड आर्टिस्ट आया करती थी। फिर आहिस्ता 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 वक्त गुजरता गया, ऑडिशन हुए एज अनाउंसर। फिर मैं अनाउंसर रही वहां पे। कोई ऐसा खास प्रोग्राम जिसमें हम पार्टिसिपेट किया करते थे, एक नरेशन बैकग्राउंड वॉइस दिया करते थे उस प्रोग्राम में। उसके अलावा भी जो दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर से बहुत सारे प्रोग्राम्स आया करते थे, उनमें भी हमारी जो वॉइस उसको यूटिलाइज किया जाता था। इसके बगैर भी जो अनाउंसमेंट्स हुआ करती थी वो रिकॉर्डेड हुआ करती थी सबसे पहले, कि आज दिन में आप क्या क्या देखेंगे, कौन सा प्रोग्राम कितने बजे ब्रॉडकास्ट होने जा रहा है या टेलीकास्ट होने जा रहा है। रेडियो के लिए ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन के लिए टेलीकास्ट। तो बाज़ाबिता तौर से स्क्रिप्ट दिया जाता था। अच्छा, जब आप नरेशन करते हैं, कोई स्टोरी बोलते हैं, उनका अलग एक स्टाइल है, अलग 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 हर चीज़ का। जिस तरह न्यूज़ का होता है अलग, उसी तरह से बोलने का भी एक अलग। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आ गए। एज मैंने ऑडिशन दिया था एज ड्रामा आर्टिस्ट। ड्रामा आर्टिस्ट में आ गई 2 लैंग्वेज में। एक तो हमारी अपनी लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज कश्मीरी लैंग्वेज, और दूसरी जो लैंग्वेज है, दूसरी भाषा जो है वो उर्दू है, जो हिंदी से लगभग लगभग उसका स्क्रिप्ट अलग है, लेकिन स्क्रिप्ट जो वो उर्दू से मिलती जुलती, हिंदी और उर्दू एक दूसरे से मिलती जुलती हैं वो भाषाएं। तो उस तरह एक अनाउंसमेंट हमने देना होता था। या फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम प्लेज में हमने रोल करना स्टार्ट किया, तो प्लेज में एक एक्सप्रेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत थी। यानी अभी भी अगर कोई मुझे कहे कि आपने रोल करना है 16 साल की लड़की का, तो मैं इजीली कर सकती हूँ। कोई मुझे कहे कि आपको रोल करना है 60-year-old वुमन की, तो मैं आराम से कर सकती हूँ। कोई इश्यू नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी वो भी, और जो मिडिल एज है वो भी आराम से कोई, क्योंकि सिखाया जाता है। एक एक लफ्ज जब हमारे पास होता है, जैसे हंसना है, स्क्रिप्ट पे लिखा है यहाँ इस बात पे आपको हंसना है, यहाँ पे कौन सी डिलीवरी आपको करना है, यहाँ पे आप जो डिलीवर करेंगे कोई भी सेंटेंस, कोई भी डायलॉग आपने डिलीवर करना है, वो कैसे करना है। वो हंसते हुए करना है, वो रोते हुए करना है, वो किसी तंजिया अंदाज में करना है, ऐसे वैसे। जैसे बहुत सारे ऐसे अल्फाज भी हैं जिनका अलग अलग से तासुर होता है। जैसे अगर मैं बात करूं अच्छा की, जब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, आप मेरे साथ बात करें तो मैं बोल रही हूँ जी अच्छा, अच्छी बात है, अच्छा अच्छा। जब आप मुझे नखरे दिखाएंगे तो मैं बोलूंगी अच्छा, देखिए अच्छा तो अच्छा ही है। ये मतलब डिलीवर करना, एक लफ्ज को कैसे आप डिलीवर करेंगे। नहीं तो आर्टिस्ट हर कोई होता है, आप देख लीजिए, हर कोई बंदा, मैं समझती हूँ घर में एक अलग स्टाइल होता है उसका, घर से बाहर अलग स्टाइल। तो
वो भी एक आर्टिस्ट है. जो हम जिंदगी गुजारते हैं एक आर्टिस्टिक जिंदगी ही गुजारते हैं हम. घर से बाहर एक ये जो लग रहा है मुझे, ये स्टेज जो है ये कुछ डिफरेंट ही होता है दूसरों के सामने. तो इस तरह से हम तो वहां पे मुझे बोला गया था आपको मास्टर्स कर लें इन 2 लैंग्वेज में, उर्दू में और कश्मीरी में. मास्टर्स मैंने कर लिया. तो मास्टर्स करने के बाद मेरा जॉब लग गया एजुकेशन में. तो मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि अगर जो कुछ भी मुझे दिया है किसी ने, तो रेडियो ने दिया है. मैं आभारी हूँ रेडियो की. यानी अगर मैं रेडियो से कोई प्रोग्राम कर लूँ, कोई भी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता है, हालांकि हमारी जो आजकल हम वहां पे मैं बाद में जाऊँ, लेकिन जो प्रोग्राम हम एक बंदा कर रहा है रेडियो पे, नो डाउट सभी सुन रहे हैं, मगर अगर मैं यही प्रोग्राम अपने बच्चों के साथ करूं, अगर यही प्रोनाउंसिएशन मैं अपने बच्चों को सिखाऊं, अगर यही डायलॉग डिलीवरी उन्हें सिखाऊं, तो मुझे लगता है कि मतलब लगता भी है, लगा भी था कि अगर बच्चों को कोई फायदा मिल रहा है तो यही एक जरिया है कि एक टीचिंग प्रोफेशन में मैं आ जाऊं. मैम, हम जानना चाहेंगे कि ऑडियो कंटेंट बच्चे को जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें किस तरीके से मदद करता है. जैसे स्टोरी मैंने सुनानी है बच्चे को, कोई स्टोरी मैं सुना रही हूँ जो बुक पे है, तो मैं उन बच्चों को बोल रही हूँ आप आंखें बंद कर लें, फिर स्टोरी सुन लें. आंखें बंद करके बच्चे स्टोरी सुन लेते हैं, ध्यान से गौर से सुनते हैं. फिर वो जब उनसे पूछा जाता है, मैं वही स्टोरी पूछूं तो आराम से. क्योंकि एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूं, वो ये कि मिसाल के तौर पे मेरे फर्स्ट क्लास का बच्चा है या सेकंड क्लास का बच्चा है, 1 साल गुजर जाने के बाद भी हमने देखा था कि बच्चे को अगर हम बोलेंगे 5 सब्जियों के नाम बता, 5 सब्जियों के नाम तो वो मतलब याद कर करके भी वो भूल जाते हैं 5 सब्जियों के नाम. तो एक स्टाइल मैंने ले लिया. जैसे मैं सब्जी बेचने वाली हूँ, सब्जी मैं बेच रही हूँ मेरी क्लास में, मैं बोल रही हूँ मटर ले लो, अरे गाजर ले लो, फूल गोभी ले लो, बंद गोभी ले लो, मूली ले लो, तो इस तरह के. फिर जब मैं पूछूं बच्चे से आज मैंने क्या क्या बेचा, मैम आपने मटर बेचा, आपने फूल गोभी बेची, आपने मूली गाजर, वो मतलब विद इन नो टाइम उन्हें वो याद हो जाता है, सेकेंड्स में याद रह जाता है. एक ऐसा स्टाइल हो बोलने का, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए बच्चे का, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बच्चे आराम से सीख जाएंगे अपनी भाषा जो है. क्योंकि अपनी मातृभाषा में जब बच्चे आ जाते हैं स्कूल, उन्हें 2 चीजों की जरूरत होती है, पढ़ने और लिखने की. 2 स्किल्स पहले वो लेके आते हैं. आते हैं ना, जैसे वो सुनते तो है अपनी कश्मीरी भाषा, वो सुनते हैं, वो समझते हैं, वो बोलते भी हैं. जब अपनी भाषा में उन्हें हम समझाते हैं, वो आराम से समझते हैं. एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी. परसों ही एक मतलब हमारे नजदीकी एक स्कूल है, गैर सरकारी स्कूल, दैट मीन्स प्राइवेट स्कूल. बच्चे से मैंने पूछा कि नाउन याद है, बोला हाँ जी नाउन याद है. मैं बोले किसको बोलते हैं नाउन, बोले नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. ओके, मैंने बोला कश्मीरी में ये समझते हो, बोला नहीं मैम समझता कुछ नहीं है मगर याद किया है. यानी कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है. फिर मैंने अपनी लैंग्वेज में, फिर अपनी भाषा में मैंने उन्हें सिखाया, फिर वो बच्चा समझ गया. अगर उसके बाद मैंने 3 सेंटेंसेस बोले कि इसमें से इन सेंटेंसेस में से मुझे नाउन बोलो, तो आराम से. यानी जब तक कि आपके बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक बच्चे नहीं सीखेंगे. जैसे हमने बोला पहले ही, एक एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं. जो हम बच्चे को बोलते हैं कि पहले आप आंखें बंद कर लें, फिर महसूस कर लें कि मैं क्या बोल रही हूँ. जैसे बारिश हो रही है, मैं अभी बोल रही हूँ कि बच्चों आप अपनी आंखें बंद कर लें, फिर सोच लें बारिश हो रही है तो क्या हो रहा है. तो सोच सोच के वो भीग गए. बारिश उन पे बरसती है
बारिश मुझ पे बरसती है, मैं भीग गई, ओ हो, मुझे तो ठंड लगी, आपको तो नहीं लगी। मतलब इस तरह के फिर समझते हैं, जी हाँ, उस पल को वो महसूस करते हैं, उन लम्हात को वो महसूस करते हैं, जो लम्हात हम उनके साथ गुजारते हैं, जो रेडियो क्लासेस हम उन्हें देते हैं। बाद में जो फीडबैक हमें बहुत जरूरी, तो फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है। फीडबैक के लिए बाकायदा तौर से जो डायरेक्टरेट है वो उन्होंने एक फोन नंबर भी दिया हुआ है और व्हाट्सएप नंबर भी कि फीडबैक कितना जरूरी है, कि आपके बच्चों को कैसा लगा, आपको कैसा लगा। बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जो ये पेरेंट्स जिनको हम बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जो समझते हैं, जी हाँ, आज का जो लेसन था वो बहुत अच्छा हमारी समझ में भी आ गया। और दूसरी बात कि जब मैं उर्दू क्लास मेरी होती है, उर्दू क्लास में मैं अपनी मदर लैंग्वेज को साथ ले जाती हूँ, ताकि जो हमारे ऐसे लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो रेडियो साथ ले जाते, ताकि वो भी सुने, ताकि उनकी समझ में भी आ जाए, ताकि वो समझें और अपने बच्चों को समझाएं। मतलब इस तरह का कंटेंट, इस तरह का एक्सप्रेशंस, इस तरह के जो बोल हैं, बच्चे की लेवल पे सबसे पहले बच्चों के साथ एक दोस्ताना माहौल कायम करें। दोस्ताना माहौल आप कायम करेंगे, बच्चे को लगना चाहिए जो कुछ भी है मेरा टीचर मेरा है और किसी का नहीं है। वालिदैन उतने सपोर्टिव नहीं है जितना मेरा टीचर है। वो हर कोई वो बात जो है वो बच्चा शेयर करे, किसके साथ, अपने टीचर के साथ। मतलब उस तरह का एक माहौल बनाएं अपने बच्चों के साथ, फिर वो समझेंगे। आप जो कुछ भी बोलेंगे, जो शुरुआती दौर होता है, जैसे प्राइमरी लेवल, अप टू प्राइमरी लेवल पे बच्चे सब कुछ बोलते हैं। उनके घर में क्या होता है, अगर आपने उनके साथ अच्छे से दोस्ती की, तो उससे पहले भी मतलब आप उनको इन्वॉल्व करें, बच्चों को। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं रेडियो क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उस जो ऑफलाइन मोड पे है। नो डाउट ऑनलाइन हमारे साथ रहेगा, मगर ऑफलाइन मोड पे बच्चों को आप इन्वॉल्व करें इस तरह कि वो सब कुछ भूल जाएं और जो आप देना चाहेंगे उसमें पड़ जाएं वो बच्चे, वही करेंगे। मिसाल मैं बोलूं आपसे कि मैं बच्चों के साथ मतलब घुल मिल जाती थी बहुत ज्यादा। कोई बच्चा ऐसा था कि उसकी जो बात वो नहीं कर पाता था, मतलब छोटा था, बात नहीं करता था। तो मैंने क्या करा, मेरे हाथ में मोबाइल फोन और उसके हाथ में मैंने डस्टर दे दिया, उसको एक कॉर्नर में बिठाया, मैं एक कॉर्नर में, बच्चा दूसरे कॉर्नर में। तो मैंने उस बच्चे से कहा, मैं आपको फोन करूंगी, आप मेरे जो सवाल है, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। सभी बच्चे खामोश हो गए, क्लास एक ही है। तो एक कॉर्नर पे मैं, एक कॉर्नर पे वो। तो मैंने बोला हेलो मैम, रियान कैसे हो? मैम मैं ठीक, कहाँ हो? मैम मैं दरगाह, क्या लाओगे मेरे लिए, कुछ लाओगे? यस मैम, क्या लाओगे? मैं आपके लिए हलवा, मतलब हलवा लाएगा, कुछ लाएगा। तो इस तरह से आहिस्ता 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 इतना बच्चे इस तरह से वो ना एक टीचर के नजदीक इतने आ जाते हैं, फिर वो इतना बोलते हैं कि टीचर बोलता है आप मेहरबानी करके आप खामोश रहिए, इतना भी मत बोलिए। मतलब इसका ये मैं निकालती हूँ, मुझे लगता है कि जितना आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, जितना आप एक बच्चे को इतना एक्सपोजर देना चाहें, उसको दे दीजिए, बहुत अच्छा काम है। तो मैम, जो हमारे शिक्षक साथी हमें देख रहे हैं वो उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि एक रेडियो लेसन किस तरीके से तैयार किया जाता है, उसको तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आजकल हम जो कोविड-19 को नजर में रखते हो कि हमने बहुत कोशिश की कि ऑनलाइन आने की, ऑनलाइन में हम जूम मीटिंग्स वगैरह सब कुछ, क्योंकि वो कोविड-19 से पहले हमें मालूम ही नहीं था जूम कैसे करना है, ये कैसे करना है, फिर ई कंटेंट कैसे बनाना है, फिर वीडियो लेसन्स कैसे बनाने हैं। फिर एक मरहला ऐसा आया कि हमें बोला गया कि आप रेडियो से अपने जो लेसन्स हैं वो ब्रॉडकास्ट होने चाहिए रेडियो से, ताकि आपकी जो लेसन है वो घर घर तक पहुंचे, बच्चे बच्चे तक पहुंचे। तो उसके लिए हमारे पास स्टूडियो तो नहीं था, किसी के घर में भी जो कोई भी टीचर रेडियो से अपना प्रोग्राम, अपना लेसन ब्रॉडकास्ट करता रहा, किसी के पास भी ऐसा माध्यम नहीं था। तो
सोचा कि अगर हम यहाँ पे अपने रूम में कर लें तो रूम में बहुत खिड़कियां खुली हैं, दरवाजे खुले हैं, ऐसा सिस्टम है नहीं, साउंड सिस्टम नहीं है कि शोर के बगैर। तो सुबह करते थे तो गाड़ियों जो बाहर गाड़ियां आती हैं, गाड़ियां जाती हैं तो बाहर वो शोर। शाम को करते थे तो कुत्तों की आवाजें, क्योंकि रात को ही भौंकते हैं कुत्ते, तो वो शोर भी, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। तो उसके बाद मैंने सोचा कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर लूं। फिर बाथरूम से मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली कि वहां पे तो एक छोटी सी खिड़की होती है, उस खिड़की को भी बंद कर लिया, जहां से पानी जाता है वहां से भी मतलब कपड़ा डाल दिया ऊपर से कि आवाज नहीं जानी चाहिए, वहां से नहीं आनी चाहिए पानी की आवाज। नल बंद, सब कुछ बंद, कहीं से भी अगर फैन भी बाहर चल रहा है फैन बंद। तो उस तरह से तो हमने स्टार्ट किया कि प्रोग्राम। फिर ऐसा होता था कि हम आधे घंटे का प्रोग्राम होता है जो ब्रॉडकास्ट होता है अभी, तो आधे घंटे का प्रोग्राम हमें देना होता है 15 मिनट्स के स्लॉट्स में। 14 मिनट रिकॉर्ड करते थे, 13 मिनट रिकॉर्ड करते थे, तो बाहर से कुत्ता भौंकने की आवाज, खटाक वापस। तो आहिस्ता 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 तो फिर हमने क्या किया, फिर एडिटिंग करना शुरू किया। उस जैसे कि कुत्ते की आवाज है उसमें से बाहर वो उतना पोर्शन तो बाहर निकाला, फिर बाकी जो बच गया फिर रिपीट, फिर बोला साथ में हमने ये रिपीट रिपीट, इसलिए कि ये उसके साथ जुड़ जाए रिपीट पोर्शन, क्योंकि उसमें आवाजें आ रही थी। तो इसी सिलसिले में हमने मतलब बाथरूम का शुरू किया, बाथरूम का यूज करना, स्क्रिप्ट वॉशिंग मशीन पे, स्क्रिप्ट वॉशिंग मशीन पे, ये मोबाइल फोन जिसमें हम रिकॉर्ड करते थे या लैपटॉप वगैरह। तो और ये भी यहाँ पर भी जैसे कि मैंने एक लेसन देना है, मैंने अपना लेसन रिकॉर्ड करना है, उस लेसन तक पहुंचना। जैसे हम मोटिवेट करते हैं बच्चे को कि एक स्टोरी, कल मैंने एक स्टोरी करी थी, तो स्टोरी मैं जाने से पहले जो लेसन था उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी, ताकि बच्चे मोटिवेट हो जाएं। यहाँ से वो सुन ले मेरी बात सुन के फिर जब वो आगे, आज हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये कि जैसे कि औरतों की तालीम कितनी जरूरी है, औरत सिर्फ एक घर की ये क्या बोलते हैं उससे, एक रौनक नहीं है सिर्फ एक घर की, ये दो घरों की रौनक है। अगर ये बच्चों को अच्छी तरह से पालेगी, पोसेगी, फिर आगे उसके बच्चे जो है वो सोसाइटी में, समाज में अपना नाम कमाएंगे। तो इसी तरह से एक औरत जिसका नाम है ये तो हो गए हम जो शुरू हो गए। तो आप ये भी आप सुन लीजिए, अपनी किताब जो है उसको आगे रखिए, मैं पढ़ने जा रही हूँ। जहां कहीं भी आपको लगे कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई लफ्ज आपकी समझ में नहीं आया, उसको नोट करते जाएं। और इस तरह से ये लगना नहीं चाहिए कि मैं पढ़ रही, ऐसा लगना चाहिए कि मैं बोल रही हूँ। बोलने और पढ़ने में बहुत सारा फर्क है। जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो रुक रुक के पढ़ते हैं। वो मतलब उस तरह, क्योंकि एक रेडियो ने वो दिया था मुझे, जब हम नरेशन को ही पढ़ते थे लगता नहीं था कि हम पढ़ रहे हैं, लगता था कि ये हम बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, बच्चों को बोल रहे हैं, किसी और को बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। उसी तरह से जो रेडियो लेसन्स थे वो समझाना होता था, वो मतलब पढ़ना नहीं होता था। हालांकि पढ़ना तो है, स्क्रिप्ट है हमारे पास कि यहाँ पे ये सेंटेंस मैंने डिलीवर कैसे करना। अच्छा तो बच्चों आपकी समझ में आ गया, वाह, किस किस की समझ में आ गया, मेरी समझ में आ गया। और वो हाथ खड़ा करे, आप, हालांकि जैसे बच्चों को लगना चाहिए कि मैं देख रही हूँ, बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो उस अंदाज से, उस स्टाइल से, तो उसी अंदाज। और दूसरा, फिर जब ई कंटेंट की बारी आ गई, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बोला था कि हमें ई कंटेंट बनाना, आईसीटी का कोई पता ही नहीं था, वो स्टार्ट किया। फिर मैं गई, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया एक ये जो मतलब थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन बनाना सीखा, लैपटॉप को कैसे चलाते हैं, मोबाइल फोन को। हालांकि मोबाइल फोन हमारे पास था, हमारे पास क्या था, सिर्फ फोन कॉल करना और फोन कॉल अटेंड करना, इतना ही था मेरे पास जब मैं अपनी बात करूं। तो
फिर आहिस्ता 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 इतने फॉरवर्ड हो गए, फिर ई कंटेंट बनाना शुरू किया। फिर हम जानते थे कि ज्यादा वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए कि वो डाउनलोड नहीं होता है, ज्यादा जितना अगर हम शॉर्ट्स में बनाएं 3-3 मिनट का, 4-4 मिनट का, 5-5 मिनट का एक एक वीडियो बनाए, अगर हम एक लेसन के 6 हिस्से भी करें, 6 हिस्सों में दे दें बच्चों को, वो देखेंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा, फिर देखेंगे, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, फिर देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अगर हम एक ही आधे घंटे का 10 मिनट 15 मिनट का देंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। अलग अलग से 5-5 मिनट का फिर वीडियो बनाते, और उसमें देखिए जो एक पिक्चर हमने मतलब पिक्चर का फिर वीडियो बनाना है, एक पिक्चर 3 सेकंड्स तक रहनी चाहिए, एक फोटोग्राफ। फिर आप खुद समझ लीजिए, जो मैंने 3 मिनट्स का बनाना है या 4 मिनट्स का वीडियो बनाना है, एक 3 सेकंड्स का एक फोटो, तो मुझे कितने फोटोज की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप इस फोटो के बाद कौन सा फोटो लगना चाहिए, इसके बाद तो। और दूसरी बात, जो प्रोनाउंसिएशन के हवाले से हम बात करना चाहेंगे, तो हम भी अपने जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी अभी भी बोल रहे हैं कि अगर आप उर्दू सही माना में समझने की कोशिश करेंगे, आप सीखना चाहते हैं उर्दू, तो आप लता मंगेशकर को सुनें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मोहम्मद रफी को सुनें। इनके पास एक एक लफ्ज जो है सही प्रोनाउंसिएशन है, सही तलफ्ज है। और स्टाइल, जैसे कि हमारे बच्चे जब हम पोइम पढ़ते हैं, बच्चों को पोइम पढ़ाते हैं, तो स्टाइल में नहीं पढ़ते हैं, उस तरन्नुम में नहीं पढ़ते हैं जिसमें पढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जिस तरन्नुम में मैं पढ़ूं उसी तरन्नुम में आप भी पढ़ें, अपना अपना स्टाइल है, आप जो कुछ भी कर लें। जैसे मेरी पोइम थी, सूरज डूबा हुआ अंधेरा, चिड़ियां लेने लगी बसेरा, मतलब ये एक छोटी सी पोइम। फिर मैंने उसको ऐसा किया था, सूरज डूबा हुआ अंधेरा, चिड़ियां लेने लगी बसेरा, दिन का गायब हुआ उजाला, तारीकी ने पर्दा डाला, जैसे अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। सिर्फ स्टाइल लिया, वो बहुत सारे ऐसे नगमे जिनका स्टाइल ले लेके हमने वो पॉइंट्स बनाई उनके लिए, तो उनको भी अच्छा लगता था उन्हें। आप देख लीजिए, आप सुन भी सकते हैं इस बात को, जब भी रेडियो से, जब भी टेलीविजन से कोई ऐड आता है, कोई भी ऐड, छोटे छोटे ऐड आते हैं, अमूल दूध पीता है इंडिया, कैसे याद हो जाता है हमें, सुन सुन के याद हो जाता है। छोटे बच्चे, छोटे से छोटे बच्चे जो होते हैं, वो कैसे याद करते हैं इन एड्स को, वो लेसन की तरफ क्यों नहीं जाते, क्योंकि एक म्यूजिक में कुछ ऐसा है कि बच्चे को अच्छा लगता है, उसी को लिया हमने, उसी को चुन चुन के ले लिया हमने और उन्हीं को दे दिया। फिर आराम से उन्हें याद भी हो जाता है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर। कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर क्योंकि अपनी भाषा में, सबसे पहले हम अपनी भाषा में उन्हें सिखाते हैं। आजकल तो बहुत बड़ा ये हो गया है कि जो छोटे बच्चे जो उनके वालिदैन हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो यही करते हैं, ज्यादा इंग्लिश चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश बोलें, कोई और भाषा ना बोले, पहले शुरू करते हैं इंग्लिश से, मगर न वो इधर के रहते हैं न वो उधर की। हमारे जैसे उर्दू लैंग्वेज, उर्दू भाषा जो है, उसमें कहीं पे मतलब जो मुज़क्कर है, मीन्स जो मैस्कुलाइन है, जो फेमिनाइन है, उन लफ्ज भी होते हैं ऐसे। जैसे मैं बोलूं आपको, जो पनीर है, पनीर खाया जाता है, कश्मीरी में ये मुअन्नस है मगर उर्दू में ये मुज़क्कर है। तो उन बच्चों को पूरी तरह से पता होना चाहिए, जो लफ्ज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो लफ्ज हमें मालूम है मगर उनका ये भी तलफ्ज सही हो, वो भी पता होना चाहिए। नहीं तो आप जो मात्राएं होती हैं, अगर हम हिंदी की बात करें, जो मात्राएं होती हैं, उसी तरह से कश्मीरी की भी मात्राएं होती हैं। मात्राओं से अगर आपने सही लफ्ज पे सही मात्रा नहीं दी तो लफ्ज की जो माना है वो बदल जाती है।
پتہ نہیں آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ نہیں کریں گے, جو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو اگر ہم نے ایسے پڑھا تو یہ بن گیا, اگر ماترا ادھر ادھر کر دی تو لفظ کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. ریڈیو کے لیے ایجوکیشن کنٹینٹ بناتے سمے کا کوئی آپ کا جو یادگار پل ہے وہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. جیسے میں نے بڑھیا کا رول کر رہا ہے اسی لیسن میں پانی کا, تو وہ کاغذ میں بھرتی ہوں منہ میں, کاغذ بھر بھر کے پھر منہ سے پھر دوسری آواز نکالنا. تو کوئی صاف کاغذ ایسا نہیں کہ آپ جو نیچے سے اٹھا تو وہ ڈال دو, وہ نہیں, کوئی صاف کاغذ منہ میں ڈال دیا, اور پھر وہ بنا کہ نہیں بنا وہ دوسری بات ہے وہ, لیکن ایسے مومنٹس ہمیشہ یاد رہتے ہیں کہ کیا کیا تھا ہم نے اس سمے. مطلب بہت سارے ایسے بھی ٹیچرز ہیں جن کا ساتھ رہا ای کانٹینٹ بنانے کے سمے. ایک تو ہو گیا ریڈیو کو چھوڑ کے میں بول رہی ہوں جب ٹریننگس ہوا کرتی ہیں, ہم دوسروں کو بھی اب ٹریننگ دیتے ہیں. ایک ایپ جو ایپلیکیشن ایک ہے تو پھر اس میں ہم باقی ٹیچرز کو بھی دیتے ہیں ٹریننگس, اور ان کو بھی بولتے رہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ہے اور ہیں میں فرق. ایک بولتے ہیں سنگل پرسن کے لیے, ہیں بولتے ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے, اور ان کو بھی بولا جاتا ہے کہ آپ ایسے بولیں کہ آپ صرف ایک بندے کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم بہت سارے بندوں کی بات کر رہے ہیں. اور ان میں جیسے سکھاتے سکھاتے کچھ ایسا مومنٹ, کچھ ایسے پل ہوتے ہیں کہ سبھی ایٹ اے ٹائم مطلب ہنستے ہیں, ایسا نہیں ایسا کرو مطلب بہت سارے ایسے لمحے ہیں, بہت سارے ایسے پل ہیں جو ہمیشہ یاد رہتے ہیں. تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ زندگی تو وہی ہے. تو میم آپ کے جو ایکسپیرینس ہے وہ واستو میں بہت انکریڈیبل ہے, اور مجھے لگتا ہے جو ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کہیں نہ کہیں ویلیو ایڈ کریں گے یہ ایکسپیرینس. اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویشوک مہاماری آئی, پینڈیمک آئی, اس میں سارے اسکول بند ہو گئے اور بہت سارے ٹیچرس نے اپنا انگیجمنٹ کہیں نہ کہیں ان کا بند ہو گیا, بچوں سے انٹریکشن ان کا بند ہو گیا. تو اس پینڈیمک میں آپ کو بھی کوئی ایسی پرابلم آئی, اور اگر آئی تو اس کا سمادھان آپ نے کیسے کیا؟ جی, پینڈیمک میں ہر کسی کو پرابلم آئی کیونکہ ہم اس سے پہلے بھی بول رہے تھے, آپ سے یہ بات بول رہے تھے کہ ہمارے پاس جو سادھن تھا وہ صرف آف لائن تھا پینڈیمک سے پہلے. پینڈیمک کے بعد ہمیں سوئچ کرنا پڑا آن لائن, اپنی اسٹڈیز کو خود پڑھنا اور بچوں کو پڑھانا. خود نہیں آتا تھا پہلے شروعاتی دور میں, ہم نے اس سے پہلے بھی بولا کہ ہم خود نہیں آتا تھا, پھر کوشش کری. ہم نے دیکھا بہت سارے ایسے بچے جو بہت پریشانی ہو گئی مجھے, جب ایسے بچوں جو میں نے اپنے اسکول کے بچوں, اپنے ہی بچوں کو مان لیجیے, اسکول کے بچے تو اپنے بچے ہوتے ہیں, جب میں نے اسکول کے بچوں کو دیکھا بھیڑ پالتے ہوئے, جاتے تو تھے بھیڑ پالتے پالتے, میں سوچا کیا ہو گیا ان کو. چلو ٹھیک ہے, اگر اپنے والدین کا تھوڑا بہت کام تو کرتے ہیں, یا تو بولا گیا تو باہر نکلو ہی نہیں, اگر یہ نکل رہے ہیں تو پھر آتے کیوں نہیں, اسکول آتے کیوں نہیں. ہاں, تو پھر میں نے چاہا یہ جو بچے ہیں وہ پڑھیں, اچھی طرح سے آگے بڑھیں. تو اس وقت ہم نے چھوڑ دیا ان چیزوں کو, کیونکہ میری نظر میں وہی بچہ آ رہا تھا جو اتنی اچھی طرح سے پڑھ رہا تھا. اس کو میوزک کے ساتھ, مطلب بہت سارے بچے, میں بول رہی ہوں ہر کسی بچے کو میوزک کے ساتھ, میں وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میوزک کے ساتھ اس کو کتنا لگا تھا, کتنا اچھا بچہ تھا. اور کیا ہو گیا, اس کے کپڑے بھی, وہ بہت پیچھے ہو گیا تھا. تو بہت پریشانی ہو گئی تھی جب ان بچوں کو دیکھا کہ جو بہت آگے بڑھ گئے تھے, اسکول میں بہت ٹائم پہ آتے تھے, ٹائم پہ جاتے تھے, ٹائم پہ لنچ کرتے تھے, ڈرائی لنچ کرتے تھے, اچھے سے مانتے تھے, وہ بھی مانتے تھے, مستی کرتے تھے, کھیلتے تھے. اور اس کے باوجود ان کو کیا ہو گیا ہے, یہ بہت مطلب آگے جانے کے بجائے وہ پیچھے ہی جا رہے ہیں. تو کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا سادھن نہیں تھا, موبائل فون صبح, مطلب ان کے والدین, یہ جو پیرنٹس ہیں وہ لے جاتے تھے صبح موبائل فون, اور انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ آج اسکول میں کیا پڑھایا گیا, آج آن لائن میں ہمیں کیا دیا گیا.
वो एक फोन एक ही था, बच्चे 3 बच्चे 4, एक ही घर के 3-3 4-4 बच्चे, और उन सभी बच्चों को प्रॉब्लम हुआ करती थी कि सिर्फ एक फोन की वजह से। फिर इस बात पे हम राजी हो गए कि असाइनमेंट्स दिए जाएं, और उस असाइनमेंट्स के लिए हमने टाइम दे दिया, इस टाइम पे आपको जाना है, इस टाइम पे आपको असाइनमेंट लेना है। असाइनमेंट लेते थे बच्चे, तो उस पे लिखा करते थे कि इस तारीख तक हमें वापस चाहिए आपका असाइनमेंट, जो हम असाइनमेंट देने जा रहे हैं वो वापस मिलना चाहिए हमें इस तारीख तक। फिर जहां कहीं भी लगे कि बच्चों की समझ में नहीं, जो बड़े बड़े बच्चे थे अपने ही जो सिबलिंग्स हुआ करते हैं, तो वो उनको सिखाते हैं छोटों को, और इस तरह से मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 100% हो गया, कम से कम बच्चे बिजी रहे, काम के साथ बिजी रहे, मगर कहीं कहीं ऐसी भी शिकायतें मौसूल हुई कि ऑनलाइन की वजह से हमारे बच्चों की आंखें खराब हो गई। कहीं कहीं पे हमारे मतलब बहुत सारी ऐसी शिकायत भी मौसूल हुई कि ओबेसिटी का जो खतरा है बच्चों में वो भी ज्यादा बढ़ गया है। तो फिर हमने एक उस हवाले से एक टाइम निकाला उन बच्चों के लिए, ऑनलाइन ही आप वीडियो कॉल करें, आप अपने लॉन में जाएं, जहां जिसको भी लॉन है, आप खेलने का जो अगर कहीं पे बाग है, अगर आप खेल रहे हैं तो हमें दिखाएं हम खेल रहे हैं, मतलब अपनी मतलब जो एक्टिविटीज हैं उनको कंटिन्यू करते जाए, उनको रोकिए नहीं, आप किसी को भी मतलब नहीं रोक सकते, और ना ही आप रोकना चाहते हैं, आप खुद भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैं वो आगे बढ़ें। आपको लो कॉस्ट नो कॉस्ट इनिशिएटिव को देखते हुए नेशनल टीचर अवार्ड मिला, तो मैम ये पूरा इनिशिएटिव क्या है और ये बच्चों को सीखने में किस तरीके से मदद करता है? जैसे पत्ते होते हैं, पत्ते डिफरेंट पत्तों के बीज, उनका स्टाइल है कि वो मतलब एक साइड में मुड़ जाते हैं, एक ही साइड में। फिर मैंने वो चिपकाया था एक ब्लैक पेपर पे, जो चार्ट पेपर होता है उस पे। तो मैंने 5th क्लास के बच्चों को बोला कि हाँ बच्चे आप मुझे बोलो ये क्या हो रहा है, जैसे वो एक ही साइड में था। बोला मैम हवा चल रही है। ओके, लगा मुझे हाँ समझ, बच्चे समझने मतलब लगे हैं। अच्छा, कुछ पत्ते मैंने टेप से अलग अलग करके, जैसे लग रहा है कि वो नीचे नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो फिर बोला कि ये क्या है, बोला मैम जब हवा चल रही है तो पत्ते गिर रहे हैं। ओके, फिर मैम वो नीचे जमा हो गए हैं। फिर जमा हो के मैम हम इनको जमा करते हैं। ठीक है, जमा करके क्या करते हैं मैम, इनको सुखाते हैं। ठीक, सुखाने के बाद मैम उनको जलाते हैं। ओके, फिर कोयला बनाते हैं, फिर सर्दियों में कांगड़ियों में डालते हैं। फिर जब सर्दी होती है तो हमारे काम आती हैं यही कांगड़ियां। तो मैंने बोला कि आप मौसम जो सरमा जो ठंड का मौसम है आप याद क्यों करते हो, आपके पास तो यही है, इसमें लिखो ना, यही 5 सेंटेंसेस लिखने हैं और क्या लिखना है। आप देखो तो कि किस तरह से जो मौसम का जो ये है, अलग अलग तरीके से मौसम, मतलब मौसम बहार, इसी का उल्टा ये मौसमी बहार है, ये मौसमी खजान है, इस तरह। तो वो मतलब छोटी छोटी चीजें। इसके अलावा जो मैंने जो पानी की बोतलें हुआ करती हैं, पानी की बोतलें प्लास्टिक बोतल्स, उन पे मैंने ग्रामर लिखा हुआ था, जो उर्दू ग्रामर है उन पे मैंने ग्रामर लिखा हुआ था। जब पानी पीते थे बच्चे तो उस पे नजर पड़ती थी। उस वैसे ही जैसे मैंने मेरे घर में शैम्पू की बोतलें हैं, जैसे शैम्पू हमें यूज किया तो जो खाली बोतल उसको धो के उसको सुखा के फिर उस पे ए से लेके जी तक, एक साइड में ए और दूसरे साइड में जितना फिर आगे रुकता था, बचता था, जितने लेटर्स एक साइड में आ गए उतने लेटर्स, जो बाकी बचता उल्टे साइड से। तो इस तरह से यानी मैंने कहीं से कोई चीज लाने की जरूरत नहीं पड़ी। या दूध के डब्बे होते हैं, दूध के डब्बों को ऊपर से मैंने कवर किया, उस पे लेटर्स लिखे, दे दिया, बच्चे को दे दिया, क्योंकि मुझे बाजार से मार्केट से मुझे कोई चीज लाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी चीज लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब कहते हैं ना इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते, तो रास्ते खुद ब खुद निकल जाते हैं। जब आपको कुछ करने की लगन हो, मन में लगन हो, तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं, इंसान उन राहों पे खुद ब खुद चलता है। तो मैम हम बातचीत के आखिरी पड़ाव में चलते हैं, और मैं इसलिए जानना चाहता हूँ, ये सवाल मेरे मन में भी बहुत काफी टाइम से आया जब मैंने आपके अनुभव सुने
اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ آپ کے ابھی تک کے کیریئر میں آپ کی کیا کیا ایسی اچیومنٹس رہی جو آپ اپنے مانتے ہیں کہ سچ میں یہ اچیومنٹ ہے اور اس سے واستو میں یہ بدلاؤ بچوں میں آیا ہے, سوسائٹی میں آیا ہے, ان کے پیرنٹس میں آیا ہے. جی, سب سے پہلے کہتے ہیں صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. صفائی کے حوالے سے اچیومنٹس یہی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں, کیونکہ میں خود اٹھتی تھی اپنے اسکول کی صفائی, یہ میں سمجھتی ہوں اچیومنٹ میری ہے, اپنے اسکول کی صفائی اوپر سے, کیونکہ ہمارا اس اسکول میں ایک ہی روم تھا, 6 کلاسز ایک روم, وہ بھی دوسرا جو منزل ہے دوسری منزل پہ تھا دوسرا وہ, اور اس منزل پہ ایک روم اور اس روم کی صفائی اوپر سے نیچے تک, پھر ہر جو سیڑھیاں ہیں ان کی صفائی, پھر نیچے باہر کوئی وہاں پہ پلے گراؤنڈ نہیں تھا, پلے گراؤنڈ نہیں ہے, بچے کھیلتے ہیں تو ایسے ہی اس چیز کو میں سمجھتی ہوں کہ وہ اچیومنٹ ہے کہ بچے جو اپنا جوتا سائیڈ میں رکھتے ہیں, بچے جو چیز گر جاتی ہے وہ اٹھاتے ہیں ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں, اپنے اسکول کو صاف رکھتے ہیں, اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں, تمیز سے پیش آتے ہیں, ٹیچرز کے ساتھ اچھے سے سلوک کرتے ہیں, وہ اچیومنٹ ہے. اگر وہ صحیح راستے پہ جائیں ایک ٹیچر کے لیے اس سے بڑی اچیومنٹ کیا ہو سکتی, میرے خیال میں یہی اچیومنٹ ہے. تو اچیومنٹس کے حوالے سے ایک اور بات, کیونکہ یہ جو نیشنل ایوارڈ ملا تھا مجھے 2020 کا, اس سے پہلے بھی مجھے 0 انویسٹمنٹ پہ مجھے ایک نیشنل ایوارڈ ملا تھا, وہ ایک اوربندو سوسائٹی کی جانب سے, وہ 2020 مارچ میں ملا تھا, دہلی میں ہم گئے تھے وہ لینے کے لیے دہلی. تو اس سے پہلے ایک CBS ایکسلنس ایوارڈ مجھے ملا تھا. جی میم, واستو میں تو آپ ان سبھی سمان آپ ڈیزرو کرتے ہیں, اور شاید مجھے لگتا ہے کہ جیسا آپ کا انوبھو ہے اور جیسا آپ کا ڈیڈیکیشن ہے ان کے آگے یہ سمان بھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کم ہے. اور ہم سبھی مہمانوں سے آخری میں ایک سوال کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹیچر کی کہانی کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ کس کو نومینیٹ کریں گے اور کیوں؟ جی, میری ایک ساتھی ہے عرفانہ امین نام ہے ان کا, وہ بھی میری طرح بہت محنتی ہیں, بہت زیادہ, مجھ سے بھی زیادہ, تو ان کا نام میں لینا چاہوں گی ضرور. وہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آ جائے. تو میم بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. آپ کے اس بات چیت سے میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے, کس طریقے سے بچوں کو الگ طریقے سے ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں, ان سے کنیکشن بلڈ کر سکتے ہیں. آپ کے انبھو واستو میں جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ انکریڈیبل ہیں, یہ سچ میں مثال ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے, ہمارے لیے. میم میں آپ سے انومتی چاہتا ہوں, اور آخر میں آپ کی جو پسندیدہ شاعری جو ہمارے درشکوں کو انسپائر کرے یا پھر ہمیں انسپائر کرے, جو بھی آپ کے من میں آ رہا ہے وہ پلیز آپ آخر میں کہیں. میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا بات ہے. آشا ہے آپ کو یہ ڈیجیٹل ٹیچر کی کہانی پسند آئی ہوگی, تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے, ٹیکنوشالا چینل کو سبسکرائب کیجئے. تو ملتے ہیں اگلے شنیوار دوپہر 2 بجے. دھنیہ واد.